जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल टीचिंग पर। हम कर रहे हैं तैयारी सी-टेट, यूपी-टेट और बी.एड एंट्रेंस एग्जाम की। और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है हिंदी व्याकरण का। यह हमारा 29वां प्रैक्टिस सेट है। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर में जितने भी टॉप क्वेश्चन पूछे गए हैं सी-टेट, यूपी-टेट और बी.एड एंट्रेंस एग्जाम से, और साथ ही साथ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से हिंदी व्याकरण के, उनमें से टॉप क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे हैं, ताकि आपके टीचिंग एग्जाम्स के साथ साथ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी साथ के साथ ही होती रहे। तो इसलिए नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास, जितना हो सके। आपका ही अपना चैनल है। हर वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर वीडियो में मैंने प्रीवियस ईयर के जितने भी टॉप क्वेश्चन पूछे गए हैं वे सभी उन वीडियो में रखे हैं। तो अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, आप वहां जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। टॉप 30 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे हैं, तो अगर आप उनमें से 25 भी सही कर पाए तो आप भी कर सकते हैं इनमें से कोई सा भी एग्जाम क्रैक। आप कितने तैयार हैं और आपका स्कोर क्या रहा है, आप मुझे वीडियो के अंत में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 11, 4, 7 या 2? देखो, हिंदी भाषा में टोटल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 11 तो स्वर होते हैं और 33 जो होते हैं वो व्यंजन होते हैं। 11 स्वरों को भी दो हिस्सों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। और ह्रस्व स्वरों की जो संख्या होती है वो होती है 4, और दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 7। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो है बी। ह्रस्व स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं? ए, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। ये 4 ह्रस्व स्वर हैं, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है, ल, मैं या जय? देखो, ऊष्म व्यंजन टोटल होते हैं 4। कौन कौन से? स सपेरा, श शलजम और श षटकोण और है हल। यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। स, श, से और है, ये 4 ऊष्म व्यंजन हैं, और यही महाप्राण भी होते हैं और यही घोष वर्ण भी होते हैं, यानी घोष वर्ण में भी गिने जाते हैं और महाप्राण में भी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 3, 4, 6 या 2? तो विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। 4 भेद कौन कौन से होते हैं? सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। ये 4 मुख्यतः विशेषण के भेद होते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राम आम खाता है वाक्य में कौन सा वाच्य है? भाववाच्य, कर्मवाच्य, कृतवाच्य या उभयवाच्य? देखो, वाच्य वाक्य के उस रूप को कहते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि वाक्य जो है वो कर्म प्रधान है, कर्ता प्रधान है या भाव प्रधान है। और वाच्य टोटल 3 प्रकार के होते हैं, भाववाच्य, कृतवाच्य और कर्मवाच्य। तीनों वाच्य के भेद हैं। इस वाक्य में कि राम आम खाता है, इसमें खाने का फल किसको मिल रहा है? वो मिल रहा है राम को। तो यानी यहाँ कर्तवाच्य है, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? कपाट, कीटक, कूंची या कुंभकार? तो निम्न में से जो तत्सम शब्द नहीं है वो है कूंची, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। कूंची एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होता है वो होता है कूंची का। कपाट एक तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होता है वो होता है किवाड़। और कुंभकार भी एक तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होता है वो होता है कुम्हार। और कीटक भी एक तत्सम शब्द है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित शब्दों में से अग्नि का पर्यायवाची है? पीयूष, पावक, अंबर या मयंक? तो इनमें से जो अग्नि का पर्यायवाची है वो है पावक, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। इसके अलावा पीयूष जो है वो अमृत का, अंबर आसमान का यानी आकाश का, और मयंक जो है वो चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अनुराग का विलोम शब्द है? राग, विराग, प्रेम या द्वेष? तो अनुराग का जो विलोम शब्द होगा वो होगा बी, विराग, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। प्रेम का जो विलोम शब्द होता है वो होता है घृणा, और द्वेष का जो होता है वो होता है राग। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तिरस्कार का विलोम शब्द है? पुरस्कार, सम्मान, सत्कार या नमस्कार? तो तिरस्कार का जो विलोम शब्द होगा वो होगा सत्कार, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। इसके अलावा पुरस्कार का जो विलोम शब्द होता है वो होता है दंड, और सम्मान का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अपमान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूध का पर्यायवाची नहीं है? दुग्ध, पेय, गोरस या अमीय? तो दूध का जो पर्यायवाची होगा वो होगा दुग्ध, पेय और गोरस। ये तीनों ही दूध के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो नहीं है
वो है अमीय। अमीय जो है वो अमृत का पर्यायवाची है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुधा के अनेकार्थी शब्द हैं बादल बिजली, अमृत पानी, प्राण प्रियतम या सेना शक्ति। तो सुधा के जो अनेकार्थी शब्द है वो है अमृत पानी, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। इसके अलावा और भी सुधा के अनेकार्थी शब्द हैं, जैसे अमृत पानी, मरकंद, रस, मधु, ये सभी सुधा के अनेकार्थी शब्द हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जिसकी आशा न की गई हो के लिए उपयुक्त शब्द है आशातीत, अप्रत्याशित, आशान्वित या प्रत्याशा। तो जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए जो एक शब्द होता है वो होता है अप्रत्याशित, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। आशान्वित कहते हैं उसको जो आशा से बंधा हुआ हो। इसके अलावा प्रत्याशा कहते हैं उसको जो की गई आशा हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जिससे बढ़कर ऊंचा कोई न हो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द है महत्तम, लघुत्तम, उच्चतम या निम्नतम। तो जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो उसके लिए जो एक शब्द होता है वो होता है उच्चतम, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। ये सभी प्रश्न प्रीवियस में पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें। लघुत्तम का जो मतलब होता है वो होता है सबसे छोटा, महत्तम का सबसे बड़ा, और निम्नतम का मतलब होता है कम से कम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है मूर्ख बन जाना, अपमानजनक बातें कहना, बुद्धि भ्रष्ट होना या बेफिक्र होना। तो अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो होता है बुद्धि भ्रष्ट होना, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आंख के अंधे गांठ के पूरे लोकोक्ति का अर्थ है गुण के विरुद्ध नाम होना, किसी तरह की जिम्मेदारी न होना, मूर्ख धनवान या डींगे हाँकना। तो आंख के अंधे गांठ के पूरे लोकोक्ति का जो अर्थ है वो है मूर्ख धनवान, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निस्संदेह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है निस, निहिस, नी या निहि। तो निस्संदेह शब्द में जो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है वो हुआ है निस, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। इसके अलावा निस उपसर्ग वाले जो शब्द हैं वो है निश्चय, निष्काम और निष्पाप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है आगरा, चमकीला, भलाई या लिखना। देखो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आगरा एक शहर का नाम है, तो यह एक संज्ञा है। लिखना क्या है? लिखना एक क्रिया है, और भलाई एक भाववाचक संज्ञा है। लेकिन चमकीला जो है वो एक विशेषण शब्द है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है बी, और ये भी गुणवाचक विशेषण है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण, विधेय विशेषण, क्रिया विशेषण या अव्यय। तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं प्रविशेषण, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। इसके अलावा क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्रिया के मूल रूप को डैश कहते हैं धातु, पद, कारक या समास। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? वो कहते हैं धातु, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे कहते हैं पद। संज्ञा और सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं कारक। और दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनाया नया शब्द जो है वो समास कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक लिंग की दृष्टि से शुद्ध है? सम्राट, सम्राटिनी, वीरांगन, वीरांगना, गोप, गोपिनी या सुलोचन, सुलोचना। तो लिंग की दृष्टि से जो वाक्य शुद्ध है वो है सुलोचन, सुलोचना, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। सम्राट का जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा सम्राज्ञी, और वीरांगना का जो पुल्लिंग होता है वो होता है वीर। गोप का स्त्रीलिंग होगा गोपी, और इसी तरह सुलोचन का सुलोचना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? लता, लताएं, घोड़ा, घोड़े, किताब, किताबें या सखी, सखियां। देखो, लता, लताएं भी बिल्कुल सही है, घोड़ा, घोड़े भी बिल्कुल सही है, किताब, किताबें भी बिल्कुल सही है, सभी बहुवचन है। लेकिन सखी, सखियां नहीं है, क्योंकि इस पे बड़ी की मात्रा नहीं, छोटी की मात्रा चढ़ेगी खे पे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, राम घर पर सो रहा है, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, विकास गेंद से खेलता है। देखो, जब किसी के लिए कोई क्रिया की जाती है या किसी को कोई चीज दी जाती है तो वहां जो है संप्रदान कारक होता है। तो यहाँ राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, यही संप्रदान कारक का उदाहरण है, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, यहाँ आपादान कारक है,
राम घर पर सो रहा है यानी अधिकरण कारक है, और विकास गेंद से खेलता है, यहाँ करण कारक है, गेंद से खेलता है, ठीक है, पर लग रहा है। और से यहाँ अलग होने का बोध हो रहा है, मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है यानी बहुत अलग है, बहुत दूर है, तो यहाँ इसलिए आपादान कारक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। से और द्वारा किस कारक का चिन्ह है? अधिकरण, अपादान, करण या कर्म? देखो, अधिकरण कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है में और पर। आपादन कारक का भी से होता है, लेकिन सिर्फ से होता है, ठीक है, अलग होने का बोध हो जहां। कर्म कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है को, और करण कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है से, और इसके साथ एक और वर्ड होता है वो होता है द्वारा। ठीक है, जैसे गेंद से खेल रहा है यानी गेंद द्वारा खेल रहा है, तो बस यहाँ करण कारक है यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? 3, 4, 1 या 5? तो वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। देखो, क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव इनमें से किसकी प्रधानता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुझसे बैठा नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? भाववाच्य, कर्मवाच्य, कृतवाच्य या इनमें से कोई नहीं? तो मुझसे बैठा नहीं जाता, देखो इस वाक्य में भाव की प्रधानता है। मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे टहला नहीं जाता, मुझसे धूप को सहा नहीं जाता, मुझसे कुछ कहा नहीं जाता। तो जहां भी ऐसे वर्ड मिले वहां से भाव की प्रधानता है, तो इसलिए वहां भाववाच्य है, क्योंकि वे सभी वाक्य जो हैं वो भाव प्रधान है, इसलिए वहां भाववाच्य होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चूर्ण शब्द का तत्सम शब्द है चोर, चूर्ण, चर्म या चक्षु? तो चूर्ण शब्द का जो तत्सम होगा वो होगा चूर्ण, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। चर्म एक तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होगा वो होगा चमड़ा। इसके अलावा चक्षु जो है वो आंख का पर्यायवाची है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है? अंधेरा, प्रकाश, रात्रि या चंद्र? देखो, इनमें से जो प्रकाश है वो तत्सम है, चंद्र तत्सम है और रात्रि भी तत्सम है, लेकिन अंधेरा जो है वो एक तद्भव शब्द है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। और अंधेरा का जो तत्सम होता है वो होता है अंधकार। ऐसे ही रात्रि का जो तद्भव होगा वो होगा रात, चंद्र का चांद और प्रकाश का उजाला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंबु किसका पर्यायवाची है? कमल का, समुद्र का, जल का या बादल का? देखो, अंबु जो है वो जल का पर्यायवाची है, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। इसके अलावा कमल की जो पर्यायवाची है वो है पंकज, पुंडरीक, उत्पल, ये सभी जो है कमल के पर्यायवाची हैं। समुद्र के जो पर्यायवाची होंगे वो होंगे जलधि, सिंधु, उदधि, तो ये सभी जल के पर्यायवाची हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और बादल के जो पर्यायवाची हैं वो है उग्र और धराधर, ये सभी बादल के पर्यायवाची हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अमृत का पर्यायवाची नहीं है? सुधा, पीयूष, पावक या अमीय? देखो, सुधा भी अमृत का पर्यायवाची है और पीयूष भी अमृत का पर्यायवाची है और अमीय भी अमृत का पर्यायवाची है, लेकिन पावक जो है वो अग्नि का पर्यायवाची है, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भाषा की लघुत्तम यानी सबसे छोटी, स्वतंत्र और सार्थक इकाई को कहते हैं? वर्ण, वाक्य, शब्द या ध्वनि? देखो, भाषा की सबसे छोटी यानी लघुत्तम, स्वतंत्र और सार्थक यानी जिसका कोई अर्थ हो, उस इकाई को कहते हैं शब्द, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। अगर पूछा होता भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वो होती है वर्ण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये हमारा अंतिम प्रश्न है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, खरोष्ठी या देवनागरी? और ये प्रश्न सिर्फ आपके लिए है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि हिंदी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है, गुरुमुखी, देवनागरी, ब्राह्मी या खरोष्ठी? तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो यही प्रश्न जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो सीटेट एग्जाम हो, चाहे यूपीटेट एग्जाम हो, चाहे बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। उनमें से टॉप क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे थे, ताकि आपकी सीटेट, यूपीटेट या बीएड एंट्रेंस एग्जाम के साथ साथ अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी साथ के साथ ही होती रहे और आपको पता चले कि ऐसे प्रश्न जो हैं वो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। आप कितने तैयार हैं और आपका स्कोर क्या रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और जो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, इसका आंसर भी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा। बस आपको क्या करना है, आपको चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है, ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के पास, जितना हो सके, आपका ही अपना चैनल है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।